हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 आईसीएससी का है एंड इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे तरह तरह के वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट को हम लोग कैसे फेंकते हैं यानी कि डिस्पोज करते हैं, और कौन कौन से मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने के जिससे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज एनी सब्सटेंस विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज और इट इज वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप एक चिप्स का पैकेट खरीद करके लाते हो, फिर आप उसमें से चिप्स खा लेते हो और जो वो रैपर होता है वो अब आपके काम का नहीं है, तो आप उस रैपर को फेंक देते हो क्योंकि वो जो रैपर है वो आपके लिए वेस्ट है, इट इज ऑफ नो यूज। तो वेस्ट क्या है? कोई भी सब्सटेंस जिसे आप यूज कर चुके हो प्रॉपरली एंड अब वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। अब वेस्ट का सोर्स क्या है? जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी, ह्यूमन बींग्स बढ़ेंगे, उतना ही कूड़ा जनरेट होगा, कचरा जनरेट होगा। देखते हो ना आपकी जितने भी क्राउडेड सिटीज है वहां पे कितना कचरा होता है, पर जो भी गांव है, ठीक है, मतलब जो एरिया उतना क्राउडेड नहीं है तो वहां पे उतना कचरा नहीं होता है। तो जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लोग उतना ही ज्यादा कूड़ा भी जनरेट करेंगे, कचरा ज्यादा होगा। ठीक है, as human population and urban centers grow, the demand for food, shelter and energy increases, leading to higher waste production. तो लोग जितना कंज्यूम करेंगे वो वेस्ट भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, जितना सामान कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सोर्स क्या है वेस्ट का? ह्यूमन पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो वेस्ट भी बढ़ता है। फिर कैटेगरीज ऑफ वेस्ट, अब कौन कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ वेस्ट है? सबसे पहले है डोमेस्टिक वेस्ट, फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, ई वेस्ट जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, फिर और भी वेस्ट है यहाँ पे जैसे लैब वेस्ट एंड रिसर्च वेस्ट। तो तरह तरह के वेस्ट के बारे में हमें अभी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है डोमेस्टिक वेस्ट। नाम में ही क्या है? डोमेस्टिक, यानी कि घर से रिलेटेड है। घर में जितना भी कचरा प्रोड्यूस होता है, जितना भी कचरा फॉर्म होता है, वो किस कैटेगरी में आता है? डोमेस्टिक वेस्ट के कैटेगरी में आता है। जैसे सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, और जो किचन वेस्ट जितना भी होता है, प्लास्टिक वगैरह, कुछ भी टूटा फूटा सामान हो गया, तो ये सब कचरा कहाँ होता है? घर में। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? डोमेस्टिक वेस्ट। तो एक एक करके क्या है? सबसे पहले किचन वेस्ट है, जैसे फूड पीलिंग्स, शेल्स, एग के जो शेल्स होते हैं, सड़ा हुआ अगर कोई खाना है, बचा हुआ खाना है, तो किस में आएगा? किचन वेस्ट में। फिर सेकंड क्या है? प्लास्टिक्स, कुछ भी चीज की जो रैपर वगैरह ये सब है वो प्लास्टिक वेस्ट में आएगा, जैसे पैकेजिंग, रैपिंग्स। अगर बाहर से खाना मंगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके साथ जो भी मतलब प्लास्टिक के जो भी कंटेनर्स वगैरह आते हैं, अगर पहले से बहुत सारे कंटेनर्स है तो वो एक्स्ट्रा जो कंटेनर्स है वो हमारे काम के नहीं है, तो एक तरह का क्या हो गया? वेस्ट हो गया। फिर पैकेजिंग, रैपिंग्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, ऑब्जेक्ट्स, अब जिनका कोई भी काम नहीं है, ऐसे टॉयज वगैरह। फिर ग्लास वेस्ट में आता है ब्रोकन यूटेंसिल्स यानी टूटे हुए बर्तन, फिर मिरर, बल्ब जो अब यूज नहीं होते हैं, रैग्स में यानी कि फटे पुराने कपड़े, घिसे हुए कपड़े, ठीक है, जिसका कलर पूरा फेड हो गया हो। फिर पेपर में ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह, जिसे मम्मी क्या करती है? रद्दी वालों को बेच देती है ना। तो ये सब क्या है? पेपर वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो ये जितने भी वेस्ट है ये डोमेस्टिक वेस्ट के कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये घर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट फैक्ट्रीज, माइनिंग साइट्स, यहां से जो कचरा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। माइनिंग साइट्स यानी कि जमीन को खोद के जितनी भी यूजफुल चीजें निकाली जाती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। तो जब भी जमीन को खोदते हैं तो सारी की सारी चीजें यूजफुल नहीं होती है, उसमें बहुत सारा कचरा भी होता है, वेस्ट भी होता है जो हमारे काम का नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं माइन टेलिंग्स। ठीक है, ऐसा कचरा जो हमारे काम का नहीं है। तो फैक्ट्रीज वगैरह में भी बहुत कचरा प्रोड्यूस होता है, ये सब जो वेस्ट है वो किसके कैटेगरी में आएगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट में। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशंस प्रोड्यूसेस माइन टेलिंग्स, लेफ्ट ओवर मटेरियल्स को माइन टेलिंग्स बोला जाता है। दीज कैन समटाइम्स बी यूज्ड फॉर मेकिंग टाइल्स और मैसनरी, सीमेंट यानी कि सीमेंट बनाने में, टाइल्स बनाने में, ब्रिक्स बनाने में,
ठीक है, स्टोन वगैरह ये सब में क्या यूज होता है, यही माइन टेलिंग्स को यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी, सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है या तो उसे लैंडफिल्स में फेंक दिया जाता है, लैंडफिल यानी कि जमीन में गड्ढा करके उसमें जितना भी वेस्ट है वहां पे फेंक सकते हैं, ठीक है, तो लैंडफिल्स वगैरह में। फिर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, तो ये इस जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। फिर गैसियस फॉर्म में क्या क्या वेस्ट है, फ्लाई ऐश, फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल कंबशन यूज्ड टू मेक ब्रिक्स एंड रूफिंग शीट्स। तो ये सारा जो वेस्ट है, मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा स्मोक, ऐश, धुआं वगैरह प्रोड्यूस होता है जब भी फ्यूल को जलाया जाता है, ठीक है, तो इस दौरान भी बहुत गैसियस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर ऑयल रिफाइनरीज में भी, ऑयल रिफाइनरीज जो होते हैं इट प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसियस एंड लिक्विड वेस्ट, तो ये लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं नेचर में। फिर गैसेस आर क्लीन थ्रू क्लीनर्स बिफोर रिलीज, तो ये जो गैसेस है, जो वेस्ट गैसेस है, इन्हें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में क्या है, रिलीज नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल। तो एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले इन वेस्ट को, जो गैसियस वेस्ट है उसे क्लीन किया जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे स्टोन्स, पेबल्स, वुड वेस्ट, जिनको लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या क्या आता है, फ्रॉम क्रॉप कल्टीवेशन एंड लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक मतलब कैटल, तो जहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनका भी बहुत सारा कचरा वगैरह होता है, एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, जो फूड वेस्ट होता है। फिर एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जैसे प्लांट पार्ट्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हम लोग क्रॉप्स को काटते हैं, फसल को काटते हैं, तो उसमें से सारा का सारा पार्ट यूजफुल नहीं होता, ठीक है, तो यूजफुल पार्ट को ले लिया जाता है और जो पार्ट यूजफुल नहीं है उसे साइड कर दिया जाता है। तो ये जो अनयूजफुल पार्ट है वो किस में आएगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट में आ जाएगा। फिर इट इज यूज्ड एज एनिमल फीड, तो इस अनयूजफुल पार्ट को क्या किया जाता है, एनिमल को चारे की तरह, मतलब एनिमल को खिला दिया जाता है, चारे की तरह यूज किया जाता है। फिर बैगस क्या है, द रेसिड्यू ऑफ शुगर केन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस यूज्ड एज अ फ्यूल और इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, तो जब गन्ने का जूस निकलता है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि पूरा जब गन्ना जो है प्रॉपरली उसमें से जूस निकाल दिया गया है, तो वो जो सूखा सूखा उसका पार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगस, ठीक है, तो उसको पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, फिर फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। अब पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, these wash into the water bodies causing river and pond pollution, तो जब फील्ड में पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है, क्यों, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगने देते क्रॉप्स में, और जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इसीलिए इन्हें एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज किया जाता है। पर जब जैसे बहुत ज्यादा बरसात हो गई तो नालों के थ्रू ये फर्टिलाइजर्स क्या है, बह बह के अल्टीमेटली कहां पे चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, और ये फाइनली रिवर्स को जाके पल्यूट करते हैं, वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। फिर एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट में जैसे काउ डंग, फीकल मैटर, फीकल मैटर क्या हो गया, जो भी फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हम लोग सुबह सुबह रिलीज मतलब एक्सक्रीट करके आते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है, तो उसको फीकल मैटर बोलते हैं। तो एनिमल्स के केस में भी फीकल मैटर प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो भी खाना खाते हैं, तो जो काउ डंग है, फीकल मैटर है, इससे खाद भी बनाई जाती है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, जो सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। फिर म्यूनिसिपल वेस्ट क्या है, फ्रॉम द कम्युनिटी एंड टाउनशिप, जैसे पूरे टाउन का जो कचरा है या पूरे लोकेलिटी का जो कचरा है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। इट इंक्लूड्स हाउसहोल्ड एक्सक्रीटा, एक घर से जो भी एक्सक्रीटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो मतलब सीवेज के थ्रू जो भी मतलब बाथरूम वेस्ट जो है। फिर किचन वॉशिंग्स, किचन का जो भी कचरा है। डिस्चार्ज फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, होटल्स, तो नालों के थ्रू ये सब जो गंदा पानी वगैरह निकलता है फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, होटल्स वगैरह से, घरों से जो गंदा पानी निकलता है, कचरा वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो ये सब म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है। अब सीवेज, द लिक्विड वेस्ट कैरीड अवे थ्रू द सीवर्स, तो सीवर्स क्या होते हैं, जो लिक्विड वेस्ट कैरी करते हैं, ठीक है, जो किचन का जो लिक्विड हो गया, फिर बाथरूम का जो लिक्विड हो गया, तो ये नालों के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सीवेज सिस्टम बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं।
अब डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, डीके कर सकते हैं, सड़ा सकते हैं और वापस सॉइल में मिला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि सब्जी के छिलके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा सकते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वो जो सब्जी का छिलका होगा ना, वो सॉइल में पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर सकता, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। अगर आप सॉइल में प्लास्टिक गाड़ देते हो तो कुछ टाइम बाद वो प्लास्टिक एज इट इज वहां पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। जो प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, सॉइल के साथ वापस मिला नहीं सकते। तो डिग्रेडेबल क्या है? इट कैन बी ब्रोकन डाउन केमिकली इनटू नॉन टॉक्सिक पार्ट्स। ये जो पार्ट्स होते हैं टॉक्सिक नहीं होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को ही बढ़ाते हैं। ये जो वेस्ट है जब ये डिकम्पोज होकर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? मस्ट बी डम्प्ड और बरीड इन सेफ प्लेसेस। तो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग रैंडमली ऐसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं एंड फिर टॉक्सिक भी होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए इन्हें सेफ प्लेस में डंप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो अब खराब हो चुके हैं या जो अब हमारे काम के नहीं है, तो वो सब किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आते हैं। ई वेस्ट इज जनरेटेड बाय डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अब हमारे काम के नहीं है, जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया है, its volume is increasing rapidly due to rising living standards and the high frequency of technological upgrades. तो ई-वेस्ट दिन प्रतिदिन क्या है? बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अब हाई हो गया है, ठीक है। लोगों की इनकम बढ़ गई है, जिसकी वजह से लेट से उनके पास एक फोन है, ठीक है, एक इंसान के पास एक फोन है, उसकी इनकम बढ़ गई है, तो अब उसको लग रहा है कि यार नया फोन लेते हैं। ऑल्दो उसका पुराना फोन अच्छे से काम कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है? नया फोन ले रहा है, ठीक है। अब लेट से उसी नए फोन का कोई और अच्छा वर्जन आ गया है, तो वो कुछ टाइम उस फोन को यूज करेगा, फिर एक और नया फोन ले लेगा। तो ऐसे करते करते क्या है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो पुराने फोन है वो अब उन्हें यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसे ही बढ़ता है। मान लो किसी का फोन है जो हल्का फुल्का खराब हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो हल्का फुल्का खराब हो गया, तो उसको ठीक करवाया जा सकता है, पर क्योंकि इंसान की इनकम बढ़ गई है तो वो उसको टोटली डिस्कार्ड कर देता है, नया आइटम लेके आ जाता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आ गया। इसी की वजह से दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है हार्मफुल सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी, जो लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है अगर फूड चेन में आ जाए तो, अगर उनके खाने में आ जाए तो। फिर वैल्यूएबल मटेरियल्स क्या है इसमें? जैसे प्रेशियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब इन्हें डिस्पोज करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रैग पिकर्स जो होते हैं, कूड़ा पिक करने वाले जो होते हैं, वो बहुत बार क्या करते हैं? वायरिंग बोर्ड्स वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को जला देते हैं ऐसे। तो जब ये जलाते हैं तो इतने टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं, इतने पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पल्यूट करते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो इन्हें जलाना नहीं है। This process releases poisonous fumes and toxic residues that enter the food chain. ये fumes ultimately किसी ना किसी फॉर्म में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। फिर and causes serious health issues including cancer. तो ये जो चीजें हैं, ये जो इन्वायरमेंट में एंटर कर रही हैं, जो टॉक्सिक चीजें हैं, तो वो अल्टीमेटली लिविंग बीइंग्स में कैंसर भी ला सकता है। अब सोल्यूशन क्या है? स्पेशल ई बिन्स होना चाहिए जिसमें ई वेस्ट को डंप किया जाए एंड इंश्योर रिसाइकलिंग इज डन अंडर स्किल्ड सुपरविजन। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैग पिकर रैंडमली आके ई वेस्ट को जला दे रहा है और एनवायरमेंट पल्यूट कर रहा है। जो एकदम स्किल्ड लोग हैं, जिन्हें पता है कि ई वेस्ट को कैसे डंप करना है, उन्हें ही ये काम सौंपा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? लैबोरेटरी एंड रिसर्च वेस्ट। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, जितने भी लैब्स वगैरह है, तो वहां पे जो केमिकल होता है, यूज्ड केमिकल वगैरह होता है, फिर पेपर्स वगैरह होते हैं जो अब किसी काम के नहीं है, तो उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। ये जो वेस्ट है वो किस कैटेगरी में आते हैं? लैबोरेटरी एंड रिसर्च वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला क्या है? वेस्ट फ्रॉम टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च लैब्स इज वेरिड एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिस्पोजल मेथड्स। तो इनका अपना डिस्पोज करने का मेथड होना चाहिए अलग अलग। टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है? ब्रोकन ग्लास हो सकता है, डिस्कार्डेड मशीन्स जो अब किसी काम की नहीं है,
फिर वेस्ट केमिकल्स जो यूज किए जा चुके हैं, ठीक है, अब उनका कोई काम नहीं है तो फिर अब उन केमिकल्स को हटा देना है लैब से। फिर एनिमल प्लांट वेस्ट फ्रॉम बायोलॉजी लैब्स, तो बायोलॉजी लैब्स में तो मरे हुए जानवर, मरे हुए जो मतलब पौधे होते हैं, जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स है, ये बायोलॉजी लैब में पड़े रहते हैं, ठीक है, स्टडी पर्पस के लिए। तो अब उन्हें भी एक टाइम के बाद क्या है, हटा दिया जाता है और फ्रेश सैंपल लाया जाता है। तो ये जो वेस्ट है वो प्रॉपरली हटाना है। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट, सबसे ज्यादा हार्मफुल वेस्ट क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्योंकि ये भले ही वेस्ट होता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है, फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है तब उन्हें ऐसे ही, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को ऐसे ही डिस्पोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट भी रेडिएशंस रिलीज करता है, हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज करेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। रिक्वायर्स एक्सट्रीम केयर। A notable case in Delhi involved cobalt-60 which caused severe health damage after being dumped in a populated colony। तो ऐसे ही दिल्ली में एक बार हुआ था कि cobalt-60 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशन रिलीज करता है, वो रैंडमली एक पॉपुलेटेड कॉलोनी में उसे डंप किया गया था, जिसके वजह से बहुत लोगों की जो तबीयत है वो खराब हुई थी। अब डिस्पोजल क्या है, इसको एकदम अंडरग्राउंड पूरा गाड़ देना चाहिए, ठीक है, या जला देना चाहिए इन स्पेशल एनक्लोजर्स। खुले जगह में नहीं जलाना इन्हें, एकदम बंद जगह में इन्हें जलाना है, ठीक है। एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, या तो इन्हें जला दिया जाए या तो इन्हें एकदम अंडरग्राउंड दफना दिया जाए। अब वेस्ट सेग्रीगेशन क्या है, जब हम लोग वेस्ट को उसके कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, आजकल गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के लिए अलग अलग डस्टबिन होते हैं, क्योंकि जब गीला और सूखा कचरा दोनों मिक्स होता है तो ये एक गैस रिलीज करता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, जैसे मिथेन, ठीक है। तो दोनों को साथ में डंप नहीं करना है। तो ये हो गया एक तरह का वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है, जिससे हम लोग क्या है, गीला कचरा और सूखा कचरा को मतलब पूरा सेग्रीगेट कर दिए, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। बिफोर डिस्पोजल वेस्ट मस्ट बी कैटेगराइज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड। अब कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज है, सबसे पहले रीयूजेबल वेस्ट। आधा जो वेस्ट है वो हम लोग ऐसे ही हटा सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करके कि वो वेस्ट मतलब रीयूजेबल है या नहीं है, उसे वापस यूज किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी सामान है जिसे हल्का सा अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो वो वापस यूज किया जा सकता है, तो उसे हम लोग को यूज करना चाहिए वापस से, उसको फेंक नहीं देना चाहिए। फिर आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन और प्रोसेस्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्जाम्पल पेपर, ओल्ड बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, तो उसे यूज करना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी सामान जिसे थोड़ा सा ठीक करके वापस रीयूज किया जा सकता है, या ऐसा कोई भी सामान, ठीक है, जिससे कोई और नया सामान बनाया जा सकता है, तो हमें उसे रीयूज करना चाहिए। फिर डिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, इनसे हम लोग मैन्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको डीके करवा करके, उनको सड़ा करके मैन्योर बनाया जा सकता है। फिर नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है, उनसे कुछ और बनाया जा सकता है। तो मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट सच एज सर्टेन प्लास्टिक, दीज यूजुअली रिक्वायर डंपिंग और इंसिनरेशन। तो अगर कोई अनवांटेड वेस्ट है जो कि नॉन डिग्रेडेबल है, जो सड़ नहीं सकता, तो उसको फाइनली क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है, जलाना, ठीक है। अब कुछ मेथड्स है जिसके, एक सेकेंड, कुछ मेथड्स है जिसके मदद से हम लोग वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डंपिंग। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट इज प्लेस्ड इन स्पेशली डग पिट्स लोकेटेड फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस। तो जो लैंडफिल्स वगैरह होते हैं, वो जहां पे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं ना, जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, तो लैंडफिल्स वहां पे नहीं होते, वो रेजिडेंशियल एरियाज से बहुत दूर होते हैं। तो जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो सड़ नहीं सकता, तो उसे उन्हीं लैंडफिल्स में क्या है, डंप कर देना, ठीक है। फिर इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डंपिंग। अब सेकंड है कॉम्पोस्टिंग। तो कॉम्पोस्टिंग क्या होता है, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसे सड़ाया जा सकता है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उससे हम लोग खाद भी बना सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गया,
फिर एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, ठीक है, तो इससे खाद बनाया जा सकता है। अब प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लेटिंग ऑर्गेनिक मैटर डीके टू क्रिएट फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोस्टिंग, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को डीके करवाते हैं ताकि एक नेचुरल फर्टिलाइजर क्रिएट किया जा सके जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाए और एग्रीकल्चर में भी मतलब मदद करे। तो सबसे पहला, अ ट्रेंच इज फिल्ड विथ लेयर्स ऑफ रिफ्यूज एंड वेटेड विथ अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड मड। तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल कचरा वगैरह है उसे एक पिट में, एक ट्रेंच में डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर काउ डंग और मिट्टी फैला दी जाती है। इट इज लेफ्ट फॉर अबाउट 3 months, ठीक है, 3 महीने तक वेट किया जाता है। देन रीअरेंज्ड एंड कवर्ड विथ अर्थ, फिर उसको उसके ऊपर वापस से क्या है, सॉइल पूरा फैला दिया जाता है। फिर आफ्टर अनदर 50 to 60 days इट बिकम्स कॉम्पोस्ट। तो इतने टाइम पीरियड में, पहले 3 months, फिर उसके बाद 50 to 60 days और लगेंगे, उतने में क्या बन जाएगा, कॉम्पोस्ट यानी कि मैन्योर बन जाएगा। बहुत सारे जगह पे क्या होता है, ड्राई कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट्स भी होते हैं। ड्राई कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट्स क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट से मैन्योर बनाते हैं। जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, उसको यूज करके क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है, अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेन्स। नाले जो होते हैं वो सारा जो लिक्विड वेस्ट है उसे कैरी करते हैं, जो भी किचन से आता है, बाथरूम से आता है, अलग अलग घर से। तो नालों के मदद से वो जो लिक्विड वेस्ट है वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और वो पूरे जगह पे नहीं फैलेगा। तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ड्रेन्स का। A proper system of drains is required to carry away fluid waste other than sewage. If not managed, stagnant water becomes a breeding ground for mosquitoes and insects. तो अगर कहीं पे भी नाले का पानी जम जाता है तो वहां पे मच्छर वगैरह और बाकी इंसेक्ट्स भी अपना घर बना लेंगे एंड वहां पे तरह तरह की बीमारियां फिर फैलेंगी, मलेरिया, डेंगू वगैरह। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो एफ्लुएंट क्या है, जो भी फ्लूइड वेस्ट वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकल रहा है उसे डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं रिलीज करवाना है। जैसे जो बहुत ही हार्मफुल स्मोक है तो उसे इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले, एयर में रिलीज करने से पहले ट्रीट किया जाना चाहिए। जितना उसे कम हार्मफुल बनाया जा सके उतना बेहतर, और फिर उसे इन्वायरमेंट में रिलीज करवाना चाहिए। ठीक है, जो भी कचरा, मतलब जो जितना भी गंदा पानी है, केमिकल से भरा पानी है, तो उसे भी ट्रीट करवाना चाहिए, फिर उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करवाना चाहिए ताकि कम से कम हार्मफुल वेस्ट वाटर बॉडीज तक पहुंचे। तो इसको बोलते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। नाउ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर्स आर ट्रीटेड इन 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस में वाटर को ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ लार्ज डिब्रिस थ्रू सेडिमेंटेशन इन टैंक्स। तो जितना भी पानी है उसमें जितने भी बड़े बड़े रॉक्स वगैरह है या मड वगैरह है, तो उसे एक टैंक में डाला जाता है उस पानी को, एंड थोड़े टाइम तक उसे रहने दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम जितना भी मड है, जितना भी रॉक्स वगैरह है, वो भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा, उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, एंड ऊपर जो वाटर होगा वो कंपैरेटिवली क्लियर होगा। पूरी तरह साफ नहीं होगा, बट उसमें से जितना भी रॉक्स वगैरह है, मड वगैरह है, वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, अब जो ऊपर का जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर इज पम्प्ड इनटू ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स where microorganisms oxidize organic matter. This produces solid precipitated material called sludge. तो अब ये जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ था, सेडिमेंटेशन हुआ था और ऊपर वाटर रह गया था। तो अब ये जो वेस्ट वाटर है उसे डाला जाता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके क्या करवाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को स्लज में कन्वर्ट किया जाता है। और स्लज कहां पे जम जाता है, नीचे, प्रेसिपिटेटेड यानी कि नीचे बैठ जाता है स्लज। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को स्लज में स्लज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो स्लज है ये एकदम नीचे बैठ जाएगा और इस स्लज को मैन्योर की तरह, खाद की तरह भी यूज किया जा सकता है। फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड केमिकल्स। अब जो बचा हुआ पानी है, जो स्लज के ऊपर का जो पानी है, उसमें भी अभी तरह तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बीमारियां फैला सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स वगैरह है,
तो इन केमिकल्स को, हार्मफुल मेटल्स को, पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन सभी चीजों को पानी से हटा दिया जाता है, फिर उनको नेचुरल बॉडीज में, वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है, या इसको इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फील्ड में पानी इसके मदद से भी दे सकते हैं, फील्ड्स को इरिगेट किया जा सकता है, ठीक है, उस वाटर को फील्ड्स में यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेथड है वेस्ट को डंप करने का, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यानी कि कचरे को जला देना, ठीक है, बर्निंग द वेस्ट। तो द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में वेस्ट को बर्न करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिनरेशन। अब इसका पर्पस क्या होता है? जब कचरे का जो वॉल्यूम है, जब कचरा बहुत ज्यादा जगह ले रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसे बर्न कर देते हैं। अब जो ऐश है वो कम जगह लेगी, ठीक है। Now, reduces waste volume and weight and renders toxic waste less toxic or even non-toxic waste. तो ये toxic waste को क्या करता है? Non-toxic बना देता है या less toxic बना देता है, और कचरे का जो weight है, volume है, उसे भी कम कर देता है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस क्या है? इसको बहुत हाई टेम्परेचर में जलाना है, वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर में जलाना है, वरना फिर डेंस स्मोक प्रोड्यूस होगा, काला धुआं प्रोड्यूस होगा। फिर मस्ट बी इक्विप्ड विद पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। तो जब इंसिनरेशन होता है तो जो स्मोक रिलीज हो रहा है, इट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू द एनवायरनमेंट। वो स्मोक ऐसे ही एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होना चाहिए, उसमें से जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उन्हें अब्सॉर्ब करके फिर जो वो बची कुची जो गैस है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो गैस है इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। तो जो इंसिनरेशन प्लांट्स होते हैं, जहां पे इंसिनरेशन किया जाता है, ये घरों के बगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये घरों से दूर होना चाहिए ताकि लोगों पे इसका बैड इफेक्ट ना पड़े। अब एडवांटेजेस क्या है? एश टेक्स अप मच लेस लैंडफिल स्पेस। तो एश जो है, जो बची कुची राख है, जो कचरा जलने के बाद जो बचा कुचा जो राख होता है, तो बहुत ही कम जगह लेगा, ज्यादा जगह नहीं लेगा। फिर बॉटम एश कैन समटाइम्स बी यूज टू रिकवर मेटल्स। तो जो एश है ना, उसमें जो मेटल्स है वो इजीली जलते नहीं है, तो मेटल्स हम लोग निकाल भी सकते हैं और उसको किसी यूजफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग। तो बर्निंग के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? कोल को बर्न किया जाता है, ठीक है, एंड फिर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी किसी चीज को बर्न किया जा रहा है और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं? तो हमें मेनली दो डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है स्क्रबर्स एंड फिर दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो सबसे पहले स्क्रबर्स, ये एक स्क्रबर का डायग्राम है। सबसे पहले स्क्रबर्स आर डिजाइन टू रिमूव गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर में जितने भी हार्मफुल गैसेस है, एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, या जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, तो स्क्रबर्स क्या करते हैं? एयर से इन सभी चीजों को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जो बची हुई जो एयर होती है, इट इज नाउ क्लीन, ठीक है। तो डर्टी एयर इज पास थ्रू द चैम्बर कंटेनिंग ड्राई और वेट पैकिंग मटेरियल। तो जो डर्टी एयर है उसे हम लोग इस वेट पैकिंग मटेरियल के थ्रू क्या है? पास करते हैं। ये जो पूरा मटेरियल है ये क्या है? गीला है। तो अब ये जो वाटर है ना, ये वाटर क्या है? डस्ट पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर लेगा, यहां से डर्टी एयर जो है वो जा रही है, ठीक है, यहां से डर्टी एयर पास किया जा रहा है। तो अब डर्टी एयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल्स, हार्मफुल गैसेस। तो ये जो वाटर है ना, यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल है इट इज वेट, मतलब कि इसमें वाटर है। तो ये जो वाटर है ये क्या करेगा? इस डस्ट को और हार्मफुल गैसेस को क्या है? अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जो उस साइड से जो हवा निकलेगी वो क्या है? क्लीन एयर होगी। तो wet scrubbing usually involves a spray of water or lime. As the air rises, the spray catches the pollutants. तो ये जो water का जो spray है वो pollutants को catch कर लेगा from the air. The air exiting the scrubber is dust-free, clean and stripped of specific harmful gases. तो अब जो air दूसरे साइड से बाहर निकल रही है, अब इसमें ना ही कोई harmful gases है, ना ही dust particles है, क्योंकि वो किसने absorb कर लिया है? Water ने absorb कर लिया है।
अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये चार्ज से रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड है। तो these are highly efficient devices used primarily in the thermal power plants to remove up 90% of particulate matter। तो थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोल वगैरह जलाया जाता है तो बहुत ही डेंस स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और फिर साथ ही साथ हार्मफुल गैसेस होते हैं। तो उसमें से अब वो डायरेक्टली तो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं किया जा सकता, तो उसमें से बहुत कुछ रिमूव करना है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिमूव करने हैं, और उन्हें कौन करता है रिमूव, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो इसमें होता क्या है, डर्टी एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ चैम्बर विद इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। तो एक चैम्बर है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स है, ऐसे प्लेट्स है जिनके ऊपर एक चार्ज है, ठीक है। तो उसके थ्रू उस डर्टी गैस को क्या है, पास करवाया जाता है। फिर क्या होता है, पार्टिकल्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज आइदर नेचुरली और बाय द प्लेट्स एंड आर अट्रैक्टेड टू द कलेक्शन प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे दो तरह के प्लेट्स हैं, एक प्लेट है जिनमें एक प्लेट है जिसपे एक स्पेसिफिक चार्ज है, कुछ प्लेट्स होते हैं जिनमें एक चार्ज होता है, लेट्स से पॉजिटिव, और जो कलेक्शन प्लेट्स है उनमें नेगेटिव, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरीज के प्लेट्स हैं। तो कलेक्शन प्लेट्स क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, हार्मफुल गैसेस को ट्रैप करेंगे। तो जैसे ही डर्टी एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से होके गुजरती है तो जो पार्टिकल्स है वो भी चार्ज हो जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनमें भी एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये चार्ज कैसे आता है, या तो खुद ब खुद, या तो जो प्लेट से वो गुजर रहे हैं उन प्लेट्स के चार्ज की वजह से पार्टिकल्स में भी एक चार्ज आ जाता है। पर ये जो चार्ज है ये कलेक्शन प्लेट से ऑपोजिट है। लेट्स से अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है तो कलेक्शन प्लेट का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कलेक्शन प्लेट क्या करेगा, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और एयर को क्लीन करेगा। तो क्लीन गैस पासेस आउट व्हाइल डस्ट रिमेन्स स्टक टू द प्लेट्स। तो वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। जो अनक्लीन एयर है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास करवाया जाता है एक ऐसे चैम्बर से जहां पे दो तरह के प्लेट है, ठीक है। एक तरह के जो प्लेट्स हैं उनमें लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है और कलेक्शन प्लेट्स है फॉर एग्जांपल उनमें नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही पार्टिकल्स उन प्लेट से होकर के गुजरते हैं तो उनमें भी उन प्लेट जैसा ही एक चार्ज आ जाता है, पर वो जो चार्ज है वो कलेक्शन प्लेट के ऑपोजिट चार्ज होता है। और ऑपोजिट चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है तो कलेक्शन प्लेट्स क्या करेंगे, इन डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे और क्लीन एयर को जाने देंगे। तो जो एयर दूसरे साइड से बाहर आएगी वो क्या होगी, क्लीन होगी। तो इस तरह स्क्रबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमें पढ़ना है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।